बेलापुर नाम के गांव में आलोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था। आलोक बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। शोभा, अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा उसे। हे भगवान, हमारी मदद कर। गांव में अगर किसी के घर की या खेत की साफ सफाई करनी होती थी तो वो आलोक कर दिया करता था, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाती थी। मगर ये रोज का नहीं था, कभी उसे काम मिलता था तो कभी वो बेरोजगार रहता था। क्या करूं शोभा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए। आलोक किसी पक्के काम की तलाश में निकल पड़ता है। काम तलाशते तलाशते उसे शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है। शोभा, अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे। मैं खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल ये भी मिल पाएगी या नहीं। आलोक रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा। आलोक खुश होते हुए शोभा से कहता है, शोभा, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, कहो, क्या आइडिया है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी, आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, अब कुछ और काम ढूंढता हूँ। अगले दिन आलोक काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजीव है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप भी इस गांव में रहते हैं? जी जी, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। जगह नहीं है मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद आलोक वहां पर अपना रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। साथ ही शोभा भी आलोक की मदद के लिए आ जाया करती थी। आलोक की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सभी को उसकी रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती है। आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है। उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है। फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है, आलोक, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता। लेकिन एक दिन जब आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब, ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो वो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, तो फिर लेकर चल,
मुझे उस राजीव के पास। चल। आलोक पुलिस को राजीव के घर लेकर जाता है। क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी, हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम, और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी, और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहां की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चल। तभी पुलिस आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा, और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर। नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है। तकरीबन 3 साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके मायके जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे। मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है। शोभा, वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने आता है। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर आलोक शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा, साइकिल पर रोटी सब्जी बेचूंगा। इसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे की बचत उसने जेल में रहकर की थी, उनसे वो एक साइकिल खरीदता है। इसके बाद आलोक रोज गांव से आना जाना करता है। साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचता है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी। सभी आलोक की रोटी सब्जी खाने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई काफी अच्छी होने लग जाती है, जिससे वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को भी अपने साथ शहर में ही रखता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है। एक दिन आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो सड़क हादसे में एक आदमी की जान चली गई होती है, जिसके कारण वहां भीड़ लगी होती है। जब आलोक पास आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो मृत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव था। इसका मतलब राजीव गांव से भागकर यहाँ रह रहा था। भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी।
रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूं। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओह हो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं।
इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है, अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा, और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा हो जाती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और न ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है, जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है, तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा, और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता पोती को उनके घर छोड़ आता है। और वो जादुई कौवा फिर कमला के पोता पोती को अपने जादू से मदद किया करता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।